आज के सेशन में, आज के इस सत्र में बेसिकली हम लोग हिस्ट्री विषय पर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास है क्या। और हालांकि हम इसके अप्रोचेस को लेकर, इतिहास के उपागम को लेकर के हम एक दूसरे सत्र में डिटेल में बृहद रूप से और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज हम सीधे टॉपिक पर आएंगे तो समझते हैं कि इतिहास क्या है और इतिहास के जनक के रूप में कौन और इतिहास को जानने के सोर्सेज कौन हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अर्थात किन किन स्रोतों के द्वारा हम इतिहास को समझते हैं, जानते हैं, क्या वो स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, लिटरेरी सोर्स क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, साहित्यिक स्रोत क्या हैं। क्योंकि आज ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं जो आज की 100 साल पहले का या 1000 साल पहले का या वो 20,000 या 50,000 साल पहले का, ऐसा कोई व्यक्ति तो आज जीवित नहीं है जो हमारे इतिहास को बता पाए। तो इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ स्रोतों पर भी निर्भर होना होता है। तो उन स्रोतों को मोटे तौर पे तो दो भागों में बांटते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, अर्थात लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हाँ, ये जरूर है कि बाद में फिर जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, जब विदेशी यात्री भारत आए विभिन्न देशों से, तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में जो अपनी बातें लिखी, वो भी इतिहास का स्रोत जानने में, वो भी इतिहास के स्रोत हैं, वो भी इतिहास को जानने में मददगार साबित हुए। लेकिन हम शुरुआत करेंगे कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। तो हिस्ट्री बेसिकली ये अतीत की एक ऐसी कहानी है, एक पास्ट की स्टोरी है जो मानवीय सभ्यता और संस्कृति से सरोकार रखती है। जब हम ये कह रहे हैं कि इतिहास अतीत की एक ऐसी कहानी है जो मानवीय सभ्यता और संस्कृति से सरोकार रखती है, इसका मतलब ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि इतिहास का गहरा संबंध सिविलाइजेशन और कल्चर से है, सभ्यता और संस्कृति से है। अतीत तो सभी का होता है। अगर हम पास्ट की बात करें, अतीत की बात करें, तो अतीत तो सभी का है। अतीत तो पशु पक्षियों का भी है। अतीत तो इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, सबका अपना एक अतीत है। लेकिन सबका अतीत इतिहास नहीं कहलाएगा, जिसके साथ सभ्यता और संस्कृति जुड़ी होगी। और इस सृष्टि में मानव की जितनी भी कृति हैं, उन कृतियों में, मानव की जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसकी सभ्यता और संस्कृति है। इसलिए मनुष्य के अतीत को ही हम इतिहास कह सकते हैं। बाकी ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य से पहले भी एक कोशिकीय जलीय जीव की उत्पत्ति हुई। ये थोड़ा सा आइडिया होगा आपको जो साइंस के होंगे। सबसे पहले एक कोशिकीय जलीय जीव, जिनको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा जाता है, जो प्रोटोजोन कहलाते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई सभ्यता और संस्कृति थोड़ी न है। तो है तो हमसे भी पुराने वो, उनका अतीत तो हमसे भी प्राचीन है, लेकिन उनका इतिहास नहीं हो सकता क्योंकि उनकी अपनी सभ्यता और संस्कृति नहीं है। वो सिविलाइज्ड कैसे हो नहीं है, क्योंकि सिविलाइज्ड जो लिविंग बीइंग है वो मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का अतीत ही इतिहास है। जब हम सभ्यता और संस्कृति इन सब की बात कर रहे हैं, तो कंक्लूजन के तौर पे, निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि इतिहास अतीत में मानव के द्वारा जो अनुक्रमिक रूप से प्रयास किया गया, उसकी एक कथा है। मानव ने जो अनुक्रमिक रूप से, जो उसका रिदमिक एफर्ट है, जो उसने अनुक्रमिक प्रयास किया अतीत में, वही इतिहास है। तो अब यहाँ पर ये हम समझेंगे कि इतिहास के कंपोनेंट क्या हैं। तो चाहे तो इस पॉइंट को थोड़ा सा लिखें पहले। हिस्ट्री
इतिहास अतीत में मानवीय प्रयासों की गई अनुक्रमिक कथा है। इतिहास अतीत में किए गए मानवीय प्रयासों की अनुक्रमिक कथा है। जब अनुक्रमिक कथा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इतिहास के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, इतिहास के अवयव क्या हैं। और भी पॉइंट बनाएं। इतिहास अतीत का एक ऐसा अध्ययन है जो मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति से गहरा सरोकार रखता है। इतिहास अतीत का एक ऐसा अध्ययन है जो मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति से गहरा सरोकार रखता है। मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति से गहरा सरोकार। और समझें, अभी जो वर्तमान चल रहा है, लिखना नहीं है, जो वर्तमान चल रहा है ये इतिहास नहीं है, लेकिन ये वर्तमान जैसे ही अभी बीत जाएगा इतिहास हो जाएगा। कोई घटना चाहे वो 1 साल पहले, 4 महीने पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले घटी, वो सब इतिहास की विषय वस्तु बन जाती है जो घटना घट गई। इस तरह से अगर हम देखें तो इतिहास के अवयव क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हिस्ट्री। इसके कंपोनेंट क्या हैं इतिहास के, ये मोटे तौर पे। तो इतिहास के अवयव की बात करें तो सबसे पहला तो इतिहास के लिए अतीत का होना जरूरी है, पास्ट। अतीत की घटना को इतिहास कहते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ सभ्यता और संस्कृति को जोड़ते हैं तो इसका मतलब कि एक सभ्य युग भी होना चाहिए, सिविलाइज्ड एज। सिविलाइज्ड एज, सभ्य युग। और जब हम ये कह रहे हैं कि मानवीय प्रयास, ह्यूमन एफर्ट, और जब मैं ह्यूमन एफर्ट की बात कर रहा हूं तो इसको इस रूप में हम समझें कि आज जो मानव पाषाण युग से होता हुआ और आज मिसाइल युग तक पहुंच गया है, मंगल पे भी आशियाना बसाने को सोच रहा है, ये क्रमिक घटना है, किसी एक दिन की नहीं है। और ये मानवीय प्रयासों का ही प्रतिफल है। अगर मनुष्य हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता तो मुझे लगता है कि वो पाषाण युग में ही रहता। और एक बहुत अनूठी बात, बहुत ही रोचक बात, मनुष्य और जीवों से आगे 2 वजहों से निकल पाया। पहला, उसका जो मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में भी जो उसका बुद्धि का केंद्र है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, जो उसकी बुद्धि का केंद्र है। और मनुष्य के ब्रेन में, एंसेफलान में, मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है। और मनुष्य का जो प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है, वो जितना बड़ा है शरीर के अनुपात में, उतना किसी भी सृष्टि में जीव का नहीं है। इसलिए मनुष्य होमो सैपियंस है। इसलिए मनुष्य बुद्धिमान है, बुद्धिशील है। होमो सैपियंस का मतलब यह है, द सैपियंस वर्ड फॉर्म बाय सैपियंट, द मीनिंग ऑफ सैपियंट इज विजडम। जिसके पास बुद्धिमत्ता है वही सैपियंस है। और मनुष्य के पास बुद्धिमत्ता का, बुद्धि का केंद्र वो सेरिब्रम है। और जितना बड़ा सेरिब्रम हमारा है, किसी भी जीव का नहीं। इसीलिए मनुष्य हाथी को भी नियंत्रित कर लेता है और शेर को भी कर लेता है अपने सेरिब्रम की वजह से। तो मनुष्य जो पाषाण युग से मिसाइल युग तक पहुंचा, उसका एक बड़ा कारण है उसके मस्तिष्क का विकास होना
और उसमें बुद्धि वाला जो केंद्र है सेरिब्रम। दूसरा, जो वो अपने दो अग्रपादों को, जिसको हम हाथ कहते हैं, अब उसके अग्रपाद, अगर हम ये कहते हैं, मानते हैं इस बात को कि हमारे पूर्वज कपि, हालांकि कपि सदृश किसी जीव से हुए, हमारे पूर्वज थे, उससे हमारा विकास हुआ, तो हमारे जो हाथ हैं अग्रपाद, इनका खाली होना, इनका फ्री होना। अब जब हाथ खाली हुआ, हाथ फ्री हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम इस हाथ का उपयोग कर पाए। और जब इस हाथ का उपयोग कर पाए, आप बताइए, आज हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो ठीक है, वो अलग की बात है कि हाथ, अंगुलियां नहीं हैं, हाथ नहीं है, तो किसी भी हम लोग जिसके पास, अब देख रहे होंगे कई लोगों को आपने देखा होगा कंप्यूटर पैर के अंगूठे से चला रहे हैं, वो तो एक विकल्प है, हाथ का खाली होना। और इस तरह से जब हाथ खाली हुआ ना, तो इसका जब खूब इस्तेमाल करने लगा मनुष्य, तो यही फिर वो धीरे धीरे विकास, जब हम नवपाषाण युग की बात करते हैं, तो मनुष्य देखिए किस तरह से वो कुम्हार की चाक बनाना, फिर बर्तन बनाना, बर्तन में फिर जो अनाज है उसको रखना, फिर बर्तन का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए, ये सब अब अगर हाथ से न बना, हाथ खाली न कर पाता, तो कैसे वो बना पाता, कुम्हार की चाक या पहिए का आविष्कार कैसे कर पाता। तो दो कारण हैं, एक बुद्धि और दूसरा हाथ का खाली होना। तो अब उससे उसने प्रयास किया, कोशिश किया, तो उसी को मानवीय प्रयास कहेंगे। लेकिन यह मानवीय प्रयास जब हुआ, तो फिर आप यह कह सकते हैं कि घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार हुआ, घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार, रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ इवेंट्स। ये चार बातें इतिहास कहलाने के लिए जरूरी है। पहला अतीत का होना, दूसरा सिविलाइज्ड एज सभ्य युग का होना, और तीसरा मानवीय प्रयास या ह्यूमन एफर्ट्स, और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रयास। जैसे पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें, तो जैसे कृषि की ही बात को कर ले हम, तो भारत में जो कृषि शुरू हुई, कृषि का पहला साक्ष्य, एक उदाहरण के तौर पे मेहरगढ़ में कृषि कर्म का पहला साक्ष्य मिला, 7000 ईसा पूर्व का है। और इसके पहले वैश्विक स्तर पे कृषि कर्म शुरू हो चुका था, वो ईरान के आसपास, और वहां पे जौ को उगाया गया था, और मेहरगढ़ में गेहूं, बाद में फिर मेहरगढ़ में भी जौ उगाया गया। तो अब ये कह सकते हैं कि मानव जो प्रयास कर रहा है, उसका अनुक्रमिक प्रयास, अनुक्रमिक प्रसार भी हो रहा है दूसरी जगहों पे। और आज भी आप देख लीजिए, कोई एक कार्य अगर भारत के किसी एक कोने में हो रहा है, तो क्या वो वहीं पे सीमित हो जा रहा है? उसका प्रसार भी हो रहा है। उसका प्रसार हो रहा है तो लोग उससे, और जैसे जैसे प्रसार हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहे हैं, और उसमें अगर किसी ने उसको बेसिक लेवल पे शुरू किया है, तो हो सकता है जैसे जैसे वो प्रसार के अपने फेज में जाता है, वही और बेहतर फॉर्म में आगे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इससे उसका विकास का भी पता चलता है कि मानव अपने अतीत से आज तक में किस तरह से उसने विकास किया। अब इतिहास शब्द का जो इस्तेमाल है, हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल, ये सबसे पहले हेरोडोटस द्वारा किया गया। हेरोडोटस, ये पॉइंट बढ़ाइए, हिस्ट्री वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास शब्द का इस्तेमाल किया, और इन्हें ही इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। हेरोडोटस आल्सो नोन हरिदत्त, हेरोडोटस को हरिदत्त भी कहते हैं। ये अब आप ऐसे समझिए, हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे,
ये आप लोगों ने सोक्रेटिस का नाम सुना है? सुकरात का। ये सुकरात के समकालीन थे। कुछ बातें समझना है। हेरोडोटस वाज कंटेम्पोररी टू सोक्रेटिस। ये सुकरात के समकालीन थे, मतलब उनके टाइम में 500 बीसी में। और आपको ये पता ही आइडिया होगा कि थोड़ा सा यूनान में जैसे सोक्रेटिस हम वहां बोलते हैं, यहाँ सुकरात, वहां अरिस्टोटल बोलते हैं, यहाँ अरस्तु कह दे रहे हैं। तो इनका नाम हेरोडोटस था, लेकिन इन्हें संस्कृत भाषा में हरिदत्त कहा जाता है। भाई हमारे यहाँ और वहाँ के नामों में फर्क तो होगा ही। हमारे यहाँ तो ऐसे नाम होते हैं, रामदत्त, शिवदत्त, हरिदत्त। हालांकि लेटेस्ट नामों में थोड़ा सा फर्क है। अब अनूप, अभिषेक, सार्थक, यथार्थ, शाश्वत। और अगर 21वीं सदी के आप नाम देखेंगे, और वो भी अभी इधर, तब तो बड़े अनोखे नाम हैं, अनोखे नाम हैं। अब इस तरह के नाम होते हैं। एक नाम मैंने एक बच्चे का सुना, यूजी। यूजी यूजी मतलब नाम है ये यूजी, कोई भी यूज कर सकता है उसको। तो यूजी, लेजी, बिजी ऐसे नाम होने लगेंगे। तो अब वहां पर जो नाम ऐसा था, ये अब आप समझिए, एक बार ये आ गया प्रश्न, इतिहास के जनक कौन है, और ऑप्शन में ये था ही नहीं, ये था, ये समझना है। तो हरिदत्त इन्हीं का नाम है जिनको इतिहास का जनक कहते हैं। और ये सोक्रेटिस, सुकरात के समकालीन थे। और जैसा आपको पता है कि सुकरात की अगर हम बात करें तो सुकरात का शिष्य प्लेटो था, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर या अलेक्जेंडर। इसका मतलब ये सिकंदर के पहले, और ये जाहिर सी बात है जब मैं बोल रहा हूं इनको 500 बीसी में, ईसा के 500 साल पहले ये थे। और इन्हें इतिहास का जनक जिस व्यक्ति ने कहा, उनका नाम है सिसरो। सिसरो ने इन्हें इतिहास का जनक कहा। ये पॉइंट आप पढ़ाते रहिए। ऐसा तो नहीं सोचते कि हर बार हम लिखाएंगे, तो हम थोड़ा लिखाएंगे नहीं, हम समझाते रहते हैं, आप समझते चलिए। समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पॉइंट में आप लिखते चलिए। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, और उन्होंने इतिहास का जनक सिसरो ने कहा, और इन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री शब्द अर्थात इतिहास शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है। इनकी पुस्तक एक है जिसे कहते हैं हिस्टोरिका। किसी को आइडिया है इस बुक का? हिस्टोरिका बुक का आइडिया है? नहीं है। ये इनकी बुक का नाम है, इनकी बुक है हिस्टोरिका या द हिस्टोरिका। और कभी कभी इसको द हिस्ट्री भी कह दिया जाता है, तो परेशान मत होइएगा, उसी का दूसरा नाम है हिस्टोरिका या द हिस्ट्री। इसका मतलब इतिहास पर लिखी गई पहली किताब ये है। और जो हिस्टोरिका बुक है इनकी, इस किताब में एक युद्ध का उल्लेख है जिसे पेलोपोनेसियन वार कहते हैं। तो इसमें किस बात का उल्लेख है इस किताब में, आप बढ़ाते चलिएगा। आप लिख पा रहे हैं ना? हिस्टोरिका बुक में ऐसे आप पूरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि हिस्टोरिका पुस्तक में पेलोपोनेसियन वार का उल्लेख है, और आप फ्लो चार्ट में बना रहे हैं तो फिर ये ऐसे आप उल्लेख इसमें किस बात का है, ये पेलोपोनेसियन वार। ये देखिए, अब सवाल ये पेलोपोनेसियन वार और ये युद्ध लगभग 4, अब जब मैं बोल रहा हूँ 500 बीसी, 431 बीसी में शुरू हुआ, 431 बीसी में शुरू हुआ, 404 ईस्वी के आसपास तक चला, लंबे समय तक चला ये युद्ध। पॉइंट डालना चाहे गलत
इतने से लेकर के और ये इस युद्ध का कारण क्या था? ये जो पेलोपोनेसियन वार हुआ, जिसका उल्लेख इस द हिस्टोरिका या द हिस्ट्री पुस्तक में है, जिसको हेरोडोटस ने लिखा, ये युद्ध बेसिकली जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में हुआ था। अर्थात ये ग्रीक की दो शक्तियां हैं, स्पार्टा और एथेंस। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा ना? तो स्पार्टा और एथेंस ये ग्रीक की दो शक्तियां हैं, इनके बीच में हुआ। एथेंस ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा था, तो स्पार्टा ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और फिर इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। तो इसका मतलब पेलोपोनेसियन वार किसके बीच हुआ? स्पार्टा और एथेंस। स्पार्टा और एथेंस के बीच। अब सवाल, इसमें स्पार्टा विजयी हुआ, ये जीता, और कैसे जीता शॉर्ट में हम बात कर लें, और एथेंस पराजित हो गया। स्पार्टा की को इकोनॉमिक सपोर्ट करने का काम, इस पेलोपोनेसियन वार में स्पार्टा को इकोनॉमिक सपोर्ट करने का काम, आर्थिक सहयोग करने का काम पर्शिया ने किया। पर्शिया समझते, ईरान, फारस। इसलिए आप कभी कभी ऐसे पढ़ते हैं कि द हिस्टोरिका या हिस्ट्री पुस्तक में जो हेरोडोटस ने लिखा, इसमें पर्शिया का भी उल्लेख है, जबकि किताब तो ये यूनानी भाषा में लिखी गई, यूनान के हैं ये, अभी हमने लिखा। और भाषा क्या होगी इसकी? ग्रीक भाषा में है। तो पर्शिया का इसलिए उल्लेख है कि पर्शिया ने इसको आर्थिक मदद की, और जब स्पार्टा को आर्थिक मदद की तो उस युद्ध में उस आर्थिक सहायता की वजह से स्पार्टा जीत गया। तो इसकी आर्थिक सहायता कौन कर रहा है? ईरान, पर्शिया। क्लियर? बढ़ा लिया? पर्शिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये तो एक मोटे तौर पे शॉर्ट में हमने बात कर लिया कि इसकी विषय वस्तु क्या थी इस बुक की। इस तरह की हम 2-3 बुक्स की और चर्चा कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा आपका भी आइडिया लेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये क्लास हम ऐसे व्याख्यान तो है ही है, लेकिन मैं इंटरेक्शन के साथ क्लास को आगे बढ़ाता हूँ कि आप भी उस चीज़ में सहभागीदार बन पा रहे हैं कि नहीं। इस तरह की 2-3 सिमिलर बुकें मैं लिख रहा हूँ, और जो पीसीएस में खूब आती हैं मैच करने के लिए, और मैं आपका थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता हूँ। आप लोगों ने कभी नेचुरल हिस्टोरिका का नाम सुना है? नेचुरल हिस्टोरिका। अब ये मैं जो पॉइंट बनाने जा रहा हूँ, आप तुरंत वहाँ पे पॉइंट बना लीजिए। इंटीग्रेटेड लर्निंग पॉइंट, हिंदी में लिखे गए एकीकृत अधिगम बिंदु। एक जैसा पॉइंट, उसकी तरह कोई पॉइंट हैं, उन्हें एक ही जगह समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। जैसा अभी हम लोग ये बात किए कि पीटी एग्ज़ाम के लिए क्लैरिटी बहुत मस्ट है, तो क्लैरिटी कहने से तो नहीं आएगी, हमारी कार्यप्रणाली, हमारा मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए, हमारी फंक्शनिंग ऐसी होनी चाहिए पढ़ने के दौरान कि हमें रोज़ रोज़ हर स्टेप पे हमें क्लियर कट पढ़ते जाना है। केवल कहने से तो नहीं होगा ना। तो एक पॉइंट डालें, इंटीग्रेटेड लर्निंग पॉइंट, एकीकृत अधिगम बिंदु। एकीकृत अधिगम बिंदु। और वो एकीकृत अधिगम बिंदु क्या हैं? जो एक जैसे हैं, जो परेशान करते हैं एग्जाम में, तो उनको हम एक जगह समझ लें। ठीक है, ये तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन एक एग्जाम्पल, जैसे मेरा मानना यह है, मुगल काल में कई अकबर हुए। जब हम अकबर पर बात करें, जो अकबर महान जिसको आप कहते हैं, तो उसी समय फिर हम लघु अकबर, अकबर
अकबर द्वितीय, कश्मीर का अकबर, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनकी भी चर्चा कर लें तो खत्म हो जाएगा एक ही जगह पर जब इस तरह से। तो नेचुरल हिस्टोरिका एक किताब है, एक किताब है हिस्टोरिका एनिमेलियम। एक किताब है हिस्टोरिका प्लांटेरम। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने क्यों लिखा इसको, क्योंकि सब में तो हिस्टोरिका लगा हुआ है, यही तो परेशान करते हैं एग्जाम में। और ये प्रश्न ऐसे मैच करने को आते हैं, एक तरफ राइटर एक तरफ बुक्स, और कहा आप मैच करिए। या फिर हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी, और ये चारों ऑप्शन में रहेंगे, और सब में हिस्टोरिका लगा है तो कंफ्यूजन तो बना ही रहता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। मैं जानना चाहूंगा, नेचुरल हिस्टोरिका तो काफी फेमस है, कुछ आइडिया है किसकी है नेचुरल हिस्टोरिका, कोई बताएगा? हाँ, किसकी है? हाँ। ये प्लिनी की किताब है, प्लिनी की। और हिस्टोरिका एनिमेलियम किसकी किताब है, कोई बताएगा? ये अरिस्टोटल की किताब है, अरस्तु की किताब है। हिस्टोरिका प्लांटेरम किसकी किताब है? ये थियोफ्रेस्टस की किताब है। ठीक है, अब सवाल यह है, इन बुक्स का सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है? तो इसको भी रटना नहीं है भाई, रट करके। अब देखिए, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो ठीक है, नहीं आपको अपने जनरल सेंस से एग्जाम में कैसे आंसर तक पहुंचना है, जिसकी हम अभी चर्चा करते रहे पूरे टाइम तक। जैसे अगर ये ऑप्शन हो और ये हो, ऐसी कौन सी किताब है जो एनिमल किंगडम के विषय में बताती है? इसका मतलब ये जंतुओं के विषय में बताती है, तो इसकी विषय वस्तु क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स, बढ़ाते जाइए पॉइंट, ऐसे नहीं केवल सुनना है, तेजी से सीखना है और लिखना है। इसकी विषय वस्तु क्या है? एनिमल्स। और इस किताब में अरस्तु ने 500 एनिमल्स की चर्चा किया है, 500 एनिमल्स की, 500 जंतुओं की। इसका मतलब, और जब हम ये कह रहे हैं कि एनिमल्स की चर्चा है, इसका मतलब कि दिस बुक इज रिलेटेड टू जूलॉजी, ये जूलॉजी से संबंधित है, जूलॉजी से संबंधित है, जंतु विज्ञान से या प्राणी विज्ञान से संबंधित है। अब यहीं पे प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्राणी विज्ञान से संबंधित है? एनिमेलियम, 500 जंतुओं का। और ये तकरीबन ये जो 300 बीसी के आसपास में, 300 बीसी, 326 बीसी में सिकंदर ने पंजाब के राजा पुरिया पोरस पर अटैक किया, और सिकंदर अरस्तु का ही शिष्य था, ये तो पता ही आपको। तो 326 300 बीसी में ये, और ये बुक मतलब ईसा पूर्व की सब है। ये प्रथम सदी ईस्वी में लिखी गई, प्रथम सदी ईस्वी, मतलब इन सबसे बाद में इसको लिखे हुए 2000 साल हो रहे हैं, प्रथम सदी ईस्वी। क्लियर? तो हिस्टोरिका एनिमेलियम अरस्तु ने लिखा। अरस्तु की एक बुक पॉलिटिक्स भी है, किसी को आइडिया है? अरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस एंड रीजनिंग आल्सो। मतलब अरस्तु जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तर्कणा शास्त्र का जनक है। हम आप 2-4 विषय नहीं पढ़ पाते, वो इतने शास्त्रों का पिता है, जनक है, नींव डालने वाला है।
और बहुत ही कह सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति। और इतना ही नहीं, एजुकेशन के अंदर जो भी यहाँ पे बीएड वाले होंगे या जो भी किसी तरह का भी एजुकेशन से ट्रेनिंग प्रोग्राम किए होंगे, अरिस्टोटल ने एजुकेशन में आइडियलिज्म थ्योरी दिया, आदर्शवाद। आदर्शवाद सिद्धांत इसी का है, इसी अरस्तु का है। और इतना ही नहीं, अब हिंदी के अंदर भी इसके दो सिद्धांत हैं, साणिम सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। अब आप समझिए, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, और हिंदी के अंदर तो हमारे मस्तिष्क की, हमारे सेरिब्रम की इतनी क्षमता है, हम इस्तेमाल तो करें, हम उसका उपयोग तो करें। हिंदी के अंदर भी इतने सिद्धांत दिया, बाकी इधर तो ये। और जब मैं कह रहा हूँ कि हिंदी के अंदर भी सिद्धांत दिया, तो इसने हिंदी से रिलेटेड जो किताब लिखी है वो पोएटिक्स है, और राजनीति विज्ञान पर आधारित जो किताब लिखी है वो पॉलिटिक्स है, और एनिमल्स से संबंधित जो किताब लिखी है वो हिस्टोरिका एनिमल है। और जो पॉलिटिक्स किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक किताब और क्या है, पॉलिटिक्स। ये राजनीति, और इसकी विषय वस्तु समझ ही पा रहे हैं कि राजनीति नाम से पता चल पा रहा होगा ये। और इसकी एक किताब और है पोएटिक्स, पोएट्री से रिलेटेड। पोएटिक्स पोएट्री से बना हुआ है, ये हिंदी से संबंधित है, ये राजनीति से, ये एनिमल से। क्लियर कर पा रहे हैं ना? जब हम बात कर रहे हैं, और अभी हमने इतने ये शास्त्रों का जनक है, तो कभी आ जाए कि भाई जंतु विज्ञान, राजनीति विज्ञान का जनक कौन? अरिस्टोटल। ये जो थियोफ्रेस्टस है, इसे फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, वनस्पत विज्ञान का जनक है। और इसकी किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिका प्लांटेरम। हिस्टोरिका प्लांटेरम, ये इसकी बुक है। हालांकि इसने और भी, लेकिन आपके लेवल, आपके मतलब का नहीं है। इंक्वायरी इन प्लांट, यहाँ पर जो व्यक्ति बीएससी एजी होगा, एग्रीकल्चर में स्नातक होगा, एमएससी एजी, उसको ये पता होगा। इंक्वायरी इन प्लांट्स, पादपों में अन्वेषण, वो भी इसी की किताब है। और कोई होगा तो आज जाकर देखेगा तो उसे पता चल जाएगा, बीएससी एजी वाले को। अब सवाल ये, इसकी किताब बहुत काम की है, इसकी नेचुरल हिस्टोरिका, पिल्ली की। और नेचुरल हिस्टोरिका बेसिकली ये भूगोल से संबंधित है, और सिर्फ भूगोल से नहीं है, ये समुद्री व्यापार से संबंधित। भूगोल और समुद्री व्यापार, पिल्ली द्वारा लिखी गई पुस्तक समुद्री व्यापार। और जब हम समुद्री व्यापार की बात कर रहे हैं तो जरा सा एक बात यहां पर और समझ लें। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी थोड़ा बहुत शुरू हुई होगी क्लास, तो आपने देखा हुआ होगा, जो वास्को डी गामा आया ना 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 1498 में। ऐसा नहीं है कि भारत और यूरोप का व्यापार यहां से शुरू हुआ। भारत और यूरोप का व्यापार प्राचीन काल से था। प्राचीन काल से भारत और यूरोप का व्यापार चल रहा था, एंशिएंट पीरियड से। वो 1453 की घटना ने इस व्यापार को अवरुद्ध कर दिया। और घटना क्या थी कि ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की द्वारा, जो कुस्तुनतुनिया है या कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आप वर्तमान में आप इस्तांबुल भी कह सकते हैं, उस पर उसको कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, और वो रास्ते में पड़ता था। और फिर भारत और यूरोप के बीच के व्यापार को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन उसके पहले जब प्राचीन भारत में भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था, इस बात का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। तो ये प्रश्न
प्राचीन भारत में भारत और यूरोप के बीच के व्यापार को बयां करने वाली किताब, उसका उल्लेख करने वाली किताब कौन है? तो भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों को। और इस पुस्तक में पिल्ली ने ऐसे लिखा है, बड़े दबे मन से लिखा है कि भारत नील के बदले बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त कर ले रहा था। बड़े दुख के साथ लिखा है, ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर से सोना दे रहा है। क्योंकि भारत, आपको पता है कि भारत जो है मसाला, स्पाइसेस, इंडिगो, नील और सूती वस्त्र और सोना, चांदी और ऊनी वस्त्र ये यूरोप से आते थे, इस तरह के। तो इसने बड़ा दुख प्रकट किया कि भारत नील के बदले बड़ी मात्रा में सोना ले रहा था। इस दर्द को इसने इस किताब में लिखा है। तो एक तो भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों को बताने वाली पुस्तक कौन सी है? अच्छा, इसमें आपको एक आइडिया, एक बुक और है, पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी। हाँ, इसका नाम सुना आप लोगों ने? वो भी भारत और यूरोप के व्यापार को बताती है। देख लें अगला पॉइंट, पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी, लिख दे रहा हूं मैं। जैसा मैंने बताया था कि आज की क्लास में भी हम एकदम किसी टॉपिक पर, इसलिए कि पहले थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि चीज़ें ऐसे कोरिलेट करके सीखी जाती है। अधिगम जो है वो संयुग्मन तरीके से हो, चीज़ों को दूसरे के साथ कोरिलेशन के साथ सीखें तो बेहतर हो पाता है, मतलब टिकाऊ हो पाता है, सस्टेनेबल हो पाता है। तो उसकी वजह से हमारा उद्देश्य ये होता है कि जब तक अप्रोच नहीं डेवलप होता ना, समय का हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, पढ़ते ज़्यादा हैं, सीख कम पाते हैं, तो चीज़ों को जोड़ करके। अभी एक पुस्तक की बात हमने किया कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ऑफ द एरिथियन सी। ये एक ऐसी किताब है, ये भी भारत और यूरोप के बीच प्राचीन भारत में व्यापारिक संबंध थे, व्यापार दोनों के बीच हो रहे थे, इस बात को ये भी बता रही है। तो बढ़ा लेंगे ना कि व्यापार, ये पुस्तक भी व्यापारिक संबंधों को बताती है भारत और यूरोप। अब सवाल यह है कि इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, अज्ञात। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ज्ञात नहीं है, नहीं कहोगे फिर क्या कर रहे हो, अभी तक पता ही नहीं चल पाया। लेकिन चूंकि ये अब आ जाए वहां पे अज्ञात ऑप्शन में ना हो, वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि अगर अज्ञात ऑप्शन में ना हो और वहां पे ऐसे ऑप्शन हो कि इस पुस्तक को लिखा एक खगोल शास्त्री ने, एस्ट्रोनॉमर, एक दार्शनिक, फिलोसफर, एक नाविक, एक समाज सुधारक, तो आप किसका, इसमें किस ऑप्शन का चयन करेंगे? किसका करेंगे? नाम बोलो जरा सा, किसका करेंगे? कितने लोग हैं जो खगोल शास्त्री की बात कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि समाज सुधारक? कितने लोग कह रहे हैं कि वो दूसरा नाम कौन सा ऑप्शन लिया मैंने? एक नाविक, और एक ऑप्शन और कौन सा? दार्शनिक। तो दार्शनिक वाले कितने हैं? नाविक वाले कितने हैं? तो यही पहले कर देते भाई। आपने बोला, हमने थोड़ी देर पहले बोला समुद्री व्यापार का उल्लेख है, समुद्र के रास्ते जो व्यापार होता था भारत और यूरोप, और समुद्र के रास्ते अगर व्यापार हो रहा है तो आप मुझे बताइए उस व्यापार पर आधारित किताब क्या कोई खगोल शास्त्री लिखेगा कि नाविक लिखेगा? बस यही गलतियां आप करते हैं और सोचते हैं केवल सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के संग्रहण के आधार पर हम सिविल निकाल ले जाएंगे। यही बड़ा मुश्किल हो रहा है।
जब समुद्री व्यापार आपने कहीं पढ़ा तो भले आपने नाविक नहीं पढ़ा, उस समुद्री व्यापार वाले इंफॉर्मेशन के आधार पर, उस जानकारी के आधार पर आप नाविक तक पहुंचे, ये जरूरी हो जाता है। ये वाला जब तक अप्रोच डेवलप नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल, और बहुत आसान है इसको डेवलप करना। इसी को बोलते हैं बोधगम्यता आधारित अध्ययन, समझ आधारित अध्ययन, रटंत प्रणाली से बाहर निकलना है। जब समुद्री व्यापार की बात हो रही है तो इस किताब को कौन लिखेगा? नाविक लिखेगा। अब मेरी बात को समझो। पहले अज्ञात आ रहा था ऑप्शन में, इधर 1-2 एग्जाम हुए अज्ञात नहीं रखता, अब नाविक रखता है। नाविक का नाम क्या था वो आप गूगल पे मत जाके हमको बता दीजिएगा, लोग बता देते हैं सर हमने ढूंढ लिया अज्ञात को, ये मिल गया, बहुत बड़ा चोर। वो सही नहीं है अभी। हाँ, बच्चे कहते हैं सर ये है, अज्ञात कहाँ है, तो उससे मत जाइए आप। अज्ञात के बजाय अगर नाविक है तो समुद्री व्यापार को नाविक ही लिखेगा, एस्ट्रोनॉमर नहीं लिखेगा, फिलोसफर नहीं लिखेगा, साइकोलॉजिस्ट किसी तरह का कोई और थोड़ी लिख पाएगा, तो नाविक। अब सवाल, ये बुक लिखा इस व्यक्ति ने क्यों? दरअसल पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी ये समुद्र में व्यापार करने की एक नियमावली थी, ये एक मैनुअल बुक है। ये एक मैनुअल बुक थी जिसमें समुद्र के रास्ते व्यापार करने के कौन कौन से नियम होंगे वो बात इसमें लिखी हुई है। अब सवाल, इस बात को तो मैंने बोल दिया, इसको समझना कैसे? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, पेरिप्लस का मतलब होता है ये कि नौ चालन पुस्तिका। वही समुद्री व्यापार करने की मैनुअल, हैंडबुक, बुक कुछ भी कहें, जिसमें नियम लिखे होंगे। भाई नियम, जैसे आज आप सड़क पर चलते हैं तो क्या नियम है? नहीं दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो समुद्र में भी बहुत से जहाज चल रहे हैं तो कुछ तो नियम होगा ना, तो वो नियम, और कौन सा सामान कौन ले जा सकता है, ये इसमें, ये इसका मतलब होता है। और सी का मतलब आपको पता है सागर, और एरिथियन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एरिथियन का मतलब, एरिथियन, अच्छा मैं बोल दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पसल्स है, और आरबीसी का दूसरा नाम, रेड ब्लड कार्पसल्स का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। कितने लोग जानते हैं कि रेड ब्लड कार्पसल्स आल्सो नोन एरिथ्रोसाइट? ये देखो, गुड। आप अपनी जानकारी को कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं शानदार तरीके से, समझ लीजिए आप कम पढ़ के भी सिकंदर हो जाएंगे। मतलब एरिथियन का मतलब, उस बच्चे ने देखिए बोला, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है, अब वहां की जानकारी साइंस वाली हिस्ट्री में अप्लाई हो रही है। लाल रुधिर कणिकाओं को, रेड ब्लड कार्पसल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रो का मतलब लाल, एरिथियन लिखा हुआ है, इसका मतलब लाल सागर में चलने वाले जहाजों के लिए जो व्यापार संबंधी पुस्तिका थी, मैनुअल बुक थी, वो ये है, और ये लाल सागर के विषय में बता रही। अब अगला सवाल, प्रश्न यहाँ पे बन जाए, इस बुक में किस सागर से समुद्री व्यापार का वर्णन है, और 4 सागरों का वहां नाम दे दिया जाए, और तुम कहोगे सर बहुत पढ़ा मगर ये बात तो हमने नहीं पढ़ा। तो वो बात पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे निकालना है एरिथियन, और यही जो समझ करके पढ़ते हैं वो निकाल ले जाते हैं, और आप फिर वो जितने क्वेश्चन होते हैं उसके आधा उनको ठीक से नहीं पता होता, और फिर भी वो, जिसको कहते हैं गेस करना, गेस करना भी एक कला है। वो गेस करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा आधारभूत कारण होता है, क्लू होता है, एक उसके पीछे भी एक रीजन होता है। तो इसमें लाल सागर से, और जब हम ये बोल रहे हैं तो भारत और यूरोप का जो व्यापार होता था वो लाल सागर से होता था।
अब ये पुस्तक देखो, एक हमको नया जानकारी दे दी ना कि लाल सागर, अपने आप पता चल गया। तो लाल सागर के बाद, हालांकि और भी मार्ग थे लेकिन ये ज़्यादा सटीक माना जाता था, तो लाल सागर से होता। तो इसका मतलब इस पुस्तक में भारत और यूरोप के बीच लाल सागर से होने वाले व्यापार का उल्लेख है। बढ़ा लीजिए, लिख लिया ना, वेरी गुड। क्या आप, मैं आज पढ़ा रहा, आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कोई किसी को पढ़ा तो सकता ही नहीं। हम लोग तो लर्निंग करते हैं, लर्निंग जैसे शेयरिंग प्रोसेस, अधिगम एक अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है, एक दूसरे पर आधारित सीखते रहते हैं। हम आज आपको सही मायने में, हम आप में अप्रोच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो और ये कर लेंगे तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। अब इतिहास को, जैसा आपको आइडिया है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहासकारों ने इसको मोटे तौर पे 3 रूपों में वर्गीकृत किया है। एंशंट, ये मेडिवल और मॉडर्न। ये मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसके साथ एक बात और, इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसा शब्द का इस्तेमाल होता है। हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आर्ट एंड कल्चर अभी भी अलग है, वो कलाम संस्कृति। इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसमें जो, फिर इतिहास के अंदर ये 3 भाग। अब जो हिस्ट्री है इसमें, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री कह रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में हम सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, और मानव का उद्विकास, इवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का उद्विकास, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, आदि मानव वाला, और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, और फिर वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। फिर वैदिक सिविलाइजेशन के पार्ट्स, ऋग्वैदिक उसी के अंदर देखेंगे, और पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक, और 600 ईसा, ये सब 600 ईसा पूर्व के पहले की बात हो रही है। 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख होगा, वो 16 महाजनपदों का विकास होता है। राइज ऑफ 16 महाजनपदास, 600 ईसा पूर्व की घटना है। और वो कोई अचानक नहीं हुई। ऋग्वैदिक काल के जो ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, वो आपस में मिल मिल करके 16 महाजनपद बनाते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महावस्तु में भी मिलता है, बात समझना है आपको, केवल ये नहीं कि बस उनके नामों में थोड़ा बहुत, दरअसल भाई बौद्ध ग्रंथ, जैसा आपको आइडिया है कि वो पाली भाषा में है और जैन ग्रंथ अर्धमागधी में है, तो नाम में थोड़ा बहुत, बाकी लिस्ट उनकी मिलती है। इन 16 महाजनपदों में 14 में राजतंत्रात्मक शासन था,
मोनार्कियल सिस्टम था, 2 में गणतंत्रात्मक शासन था, रिपब्लिकन सिस्टम था। जिन 2 में रिपब्लिकन सिस्टम था उनमें वज्र और मल्ल आते थे, वज्र और मल्ल। और एक बहुत ही रोचक बात, बुद्ध का और महावीर स्वामी दोनों लोगों का जन्म रिपब्लिकन सिस्टम वाली व्यवस्था में हुआ और महापरिनिर्वाण भी रिपब्लिकन में। जैसा बुद्ध का जन्म आपको आइडिया है कि वो कपिलवस्तु लुम्बिनी, अब कपिलवस्तु के शाक्य। और एक बात यहाँ पे ये भी बात कर लें कि जो वज्र और मल्ल हैं, वज्र और मल्ल, फिर वज्र के अंदर 8 छोटे छोटे उपगणराज्य आते हैं और मल्ल के अंदर 2 छोटे आते हैं। इसलिए आपको किताबों में कभी कभी जब मैं ये बोल रहा हूं कि 2 राज्यों में, 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, रिपब्लिकन सिस्टम था, तो आप कहेंगे सर हमने तो किताब में 10 देखा। तो वो जो वज्र के अंदर 8 छोटे छोटे हैं और मल्ल में 2, इन दोनों को मिला करके 10 कह दिया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे कपिलवस्तु के शाक, रामग्राम के, है ना, या आप लोगों को थोड़ा आइडिया है इसका, और पिपलवन के मौर्य, रामग्राम के कोलिये, ऐसे केशकुत के कलाम, है ना। और इस तरह से ये छोटे छोटे गणराज्य हैं। वैशाली के लिच्छवी, और जो मल्ल है उस मल्ल में कुशीनारा और पावापुरी, और कुशीनारा में बुद्ध को महापरिनिर्वाण और पावापुरी में महावीर स्वामी। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली 4 थे। शक्तिशाली बोले सबसे पहले, सबसे शक्तिशाली तो मगध था, लेकिन कैपेबल 4 थे, मगध, कौशल, अवंती और वत्स, ये 4 थे। लेकिन अल्टीमेटली अंतोगत्वा मगध के लिए ऐसे कारक जिम्मेदार हैं, वो फिर कारक की हम चर्चा करेंगे कि मगध का जो उत्कर्ष हुआ, जो मगध का ही अभ्युदय हुआ और यही सर्वशक्तिशाली हो गया, मोस्ट कैपेबल हो गया, इसके लिए क्या जिम्मेदार कारण है कि मगध ही हुआ, ये सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में ये 4 थे पहले। लेकिन एक बात और यहाँ पे कर लें, जब ये 16 महाजनपद बने तो इनके एलिमेंट्री फेज में, इनकी प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती फेज में काशी बहुत समृद्धशाली था और उसकी संपन्नता, समृद्धता का कारण व्यापार था। काशी में पहले वो था, एक बात समझना होगा, जब 16 महाजनपद बन रहे थे तो काशी अधिक समृद्धशाली था। मगध तो बाद में हुआ ना, क्योंकि मगध ने सबको फिर कैप्चर किया। सबसे पहले मगध ने अंग को कैप्चर किया। अंग, जो अंग की लोकेशन देखें तो जो बिहार का मुंगेर और भागलपुर वाला स्थान है, वहां अंग था। अंग की राजधानी चंपा। बिंबसार ने, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मगध ने सबसे पहले किस राज्य को विजिट करके और मगध में मिलाया? अंग है वो, अंग को मिलाया। फिर उसके बाद में अजातशत्रु ने काशी, हालांकि काशी पहले बिंबसार को मिल गई थी दहेज में, लेकिन बाद में फिर अजातशत्रु ने काशी और वैशाली। बात समझ पा रहे? इस तरह से फिर शिशुनाग आगे चल करके अवंती, वत्स, इस तरह से इन राज्यों को, ये ऑर्डर में मैंने बताया, ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी कि ऑर्डर में कैसे कहते। तो पहला राज्य अंग, याद रहेगा ना, फिर हम उस समय डिटेल में बात करेंगे, अभी तो हम ऐसे ओवरव्यू दे रहे हैं। इन 16 महाजनपदों में सिर्फ और सिर्फ एक दक्षिण भारत में था जिसका नाम अशमक था। सुना होगा ना, गोदावरी तट पे पोटली या पाटन जिसकी राजधानी थी, इक्ष्वाकु वंश का शासन था वहां पे, है ना, फिर बात करेंगे। तो ये मतलब दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य 16 महाजन। फिर मगध का उत्कर्ष,
अब मगध की राजधानियों की बात करें तो मगध की राजधानी फिर राजवंश है ना, गृहव्रज ये राजगृह, वसुमती पहले, गिरभिजा, फिर पाटलिपुत्र, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, और फिर पाटलिपुत्र राजधानी जब बाद में मगध की हुई तो ये फिर अशोक के टाइम तक हुई। और पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का सर्वाधिक समृद्धशाली शहर, वैशाली भारत का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला राज्य, पहला रिपब्लिकन स्टेट वैशाली, लिच्छवियों वाला। और एक रोचक बात, आप लोग राष्ट्रपति नाम सुनते, उपराष्ट्रपति, वैशाली में जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी वो उसके 3 अधिकारी थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सेनापति। और वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला राज्य था वैशाली, और लिच्छवी बहुत शक्तिशाली। वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला राज्य था और वहाँ का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति। और भारत जब गणतंत्र बना तो यहाँ भी भारत का प्रथम नागरिक व्यक्ति राष्ट्रपति, ये पुट वहाँ से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल वैशाली के अधिकारी के रूप के लिए है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको बहुत गहरा तो नहीं लग रहा है? यही गहरापन जब जानेंगे, सिविल में बैठना है तो भाई अगर यही सब जानना होता है वहाँ पे कि राष्ट्रपति शब्द जो हमारे यहाँ ये कि हमारा देश गणतंत्र बना और वैशाली, और भारत का नहीं विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। और पाटलिपुत्र ये हमारे प्राचीन भारत का सबसे समृद्धशाली शहर, कुसुमपुरी भी कहते थे। बात समझ रहे हैं? अब पाटलिपुत्र की उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत महत्वपूर्ण नगर। अब ये पाटलिपुत्र लंबे समय तक रहेगा, लेकिन गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी एक राजधानी तो पाटलिपुत्र रखी, दूसरी उज्जैनी बनाई। उज्जैनी कनिष्क ने मथुरा और पेशावर बनाई थी। अब यहां से आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र का जो प्रभाव है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, और हर्षवर्धन के टाइम में जो सबसे महत्वपूर्ण शहर या नगर हो जाएगा वो कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज, जिसको महोदय नगर या श्रीमान नगर कहते हैं, सर सिटी। अब कभी आ जाए महोदय नगर कन्नौज। और फिर यही वजह है कि हर्षवर्धन के पश्चात पहले तो एक अर्जुन नाम का स्थानीय शासक गद्दी पर बैठा, बाद में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। महत्वपूर्ण ना होता तो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज में क्यों इसके लिए युद्ध होता? महत्वपूर्ण था ही ना। अभी दिल्ली का अता पता नहीं है कुछ अभी तक। अब उसके बाद फिर दिल्ली जो है, और दिल्ली हालांकि दिल्ली कई बार बसी और उजड़ी, लेकिन ऐतिहासिक रूप से दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर को माना जाता है। तोमर या तंवर दिल्ली का। और फिर अनंगपाल तोमर या तंवर के कोई पुत्र नहीं था, पुत्रियां थी। उन अनंगपाल तोमर ने 2 पुत्रियों में से एक बेटी की शादी अजमेर में चौहान वंश में किया, और एक बेटी की शादी कन्नौज में गढ़वाल वंश में किया। एक बेटी से पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ और एक बेटी से जयचंद का जन्म हुआ। जब आप ये कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा, कुछ भी कहें, को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो पृथ्वीराज चौहान तो अजमेर का शासक था। दरअसल दिल्ली जब उसके नाना के कोई पुत्र नहीं था
तो उसके नाना अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को गोद लिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली मिल गया, बाकी तो अजमेर का था। और ऐसे समझिए, जब मोहम्मद गौरी 1192 में मोहम्मद गौरी जब उसने अटैक किया और अजमेर आया था, तो एक सूफी संत भी उसके साथ आया। उस सूफी संत का नाम कोई बताएगा? जिसने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किया, शेख मोइनुद्दीन। और वो अजमेर में रुक गए और अजमेर में उन्होंने अपनी खानकाह बनाया। खानकाह क्या है? खानकाह क्या है भाई? सूफी संतों के ठहरने या रुकने का स्थान, जहां वो रुकते हैं। और जब वो एक्सपायर हो गए तो जो उनकी समाधि कब्र है उसे मज़ार, उसको दरगाह कह देते हैं। जैसे बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के स्थान को, रेजिडेंस को विहार कहते हैं, और उनके प्रेयर हॉल को जहाँ पे वो पूजा पाठ करते हैं वो चैत्य कहलाता है, और उनकी समाधि को स्तूप कहते हैं। फिर इनमें आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में बात करेंगे, फिगर के साथ बात करेंगे, स्तूप में हर्मिका क्या है, वेदिका क्या है, सब। तो इस तरह से अब दिल्ली और फिर जयचंद्र की वैमनस्यता, पृथ्वीराज चौहान, वो घटना भी अपहरण का। और फिर आप देखेंगे कि इसके पहले मुस्लिम अटैक, तुर्क अटैक, ये होना शुरू होते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, है ना, और फिर दिल्ली सल्तनत में दास वंश या उसी को मामलुक वंश कहते हैं। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने मामलुक नाम दिया और सबसे सटीक नाम दास वंश का मामलुक वंश ही माना जाता है। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और युद्ध के मैदान में मारा गया वो। और फिर मुगल वंश की नींव पड़ गई। फिर मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश, ये सब बातें जो हम बात अब कर रहे हैं, मुस्लिम और तुर्क अटैक, दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी, ये सब मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, मध्यकालीन भारत का भाग है। और अध्ययन के एकदम ये भी बात समझना है, कोई शार्प लाइन नहीं होती है कि भाई ये लाइन है, ये सन है और इस सन के इधर एंशियंट होगी और जैसे ही सन के इधर आ जाएंगे मेडिवल हो जाएगी, और यहाँ तक एकदम मेडिवल, इस सन के इधर वैस तुरंत मॉडर्न। ऐसी कोई बहुत शार्प, बहुत तीक्ष्ण, बहुत स्पष्ट रेखा नहीं होती है। ठीक वैसे जैसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक कोई सीमा रेखा है जिसके इस पार एक भाषा बोली जाती है और उसके जैसे ही उसको लांघेंगे दूसरी भाषा बोली जाने लगेगी। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर कोई कहे कि मैं भोजपुरी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, ताल्लुकात रखता हूँ, तो अब ये ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई आप बनारस के उधर जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बाउंड्री लाइन है क्या? तो कुछ दूर तक उसका मिक्स फॉर्म चलता है, मिश्रित स्वरूप रहता है। और मैं आपको बताऊं, जो इसका मिश्रित स्वरूप होता है भाषा का, वही कभी कभी नई भाषा को जन्म दे देता है। जैसे इंग्लिश और हिंदी खूब मिलाकर जब बोली जाने लगी तो अब क्या आ गया? इंग्लिश। अब आप बताइए, कभी आपने कल्पना किया होगा कि इंग्लिश भी कोई भाषा होगी? आज बैच चलता है इंग्लिश, बाइलिंगुअल बैच को इंग्लिश भाषा, इंग्लिश, आधी इंग्लिश। कभी आपने सोचा नहीं होगा ना इंग्लिश भी होगी? तो दो भाषाओं को जैसे मिलाकर उसका जो मिला जुला, ऐसे ही आप ज्योग्राफी में ऐसा थोड़ी होता है कि इस लाइन के बाद इधर लाल मिट्टी थी और जैसे ही इधर कदम रखा काली मिट्टी आ गई। कुछ दूर तक उसका मिक्स स्वरूप होगा, ऐसे एकदम बिल्कुल टाइम लाइन
नहीं होती है। ऐसे इतिहास के साथ भी है। हम एकदम ये नहीं कह सकते कि यहीं से तुरंत खत्म हो जाता है। मोटा मोटा आइडिया मैंने बताया कि मुस्लिम तुर्क अटैक्स ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। और फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जो प्री मुगल पीरियड है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, इसे हम मेडिवल हिस्ट्री में इसकी स्टडी करेंगे। और जैसा आपको पता है कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हो गई। लेकिन उसकी इच्छा थी कि मुझे औरंगाबाद में दफनाया जाए, तो उसकी कब्र औरंगाबाद में है। और ये प्रश्न भी पीसीएस में आया है। अब जिसने इस आधार पे कि मरा है अहमदनगर में, तो कब्र भी वहीं होगी? नहीं, औरंगाबाद में। और फिर उसकी कब्र वहाँ पे है। और फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा बेटा है और उत्तराधिकार का जो संघर्ष है, वो सब वार ऑफ सक्सेसर, वो सब देखेंगे। अब जो उसका बड़ा बेटा है मुअज्जम, उसी का नाम शाह आलम प्रथम भी है। वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन? बहादुर शाह प्रथम के नाम से, मुअज्जम या शाह आलम प्रथम। और राजकाज के प्रति बहुत लापरवाह था। अतः इतिहासकार खफी खां ने उससे बहुत खफा हो गए। और वो इतिहासकार खफी खां जिन्होंने मुंतखब उल लुबाब पुस्तक लिखा है और उसको शाह बेखबर कहा। तो शाह बेखबर किसने कहा? खफी खां। किसको कहा? बहादुर शाह प्रथम को। ये कथन भी कई बार आते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। और उसके लिए हमेशा के लिए दूर हो गई। कैसे दूर हो गई, ये सब आपको आइडिया होगा, या उस समय चर्चा करेंगे। अब इस तरह से बहादुर शाह प्रथम से लेकर और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी कहते हैं, जफर नाम से उर्दू में कविताएं लिखता था, ये पूरी बातें मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो जाती है। और बहादुर शाह जफर के ने ही 1857 की क्रांति में क्रांति का नेतृत्व किया दिल्ली में। हालांकि वो उसका सिंबॉलिक लीडर था, प्रतीकात्मक नेता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी अवस्था हो गई थी, वो सही मायने में नेतृत्व कैसे कर पाता। ऐसी स्थिति में जो उसका कमांडर इन चीफ था, सेनापति बख्त खां, सही मायने में उस बख्त खां ने क्रांति का नेतृत्व किया था। और उसने बख्त खां को बहादुर शाह प्रथम ने टाइटल भी दी थी, साहब आलम बहादुर। और उस टाइटल, और फिर उसने क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन फिर वहाँ पे कैप्टन हडसन, जॉन लॉरेंस, निकोलसन, इन लोगों ने क्रांति का दमन करने का काम वहाँ पे किया। निकोलसन को, जॉन लॉरेंस को पंजाब से बुलाया गया, वहाँ पहले कमिश्नर था वो, और निकोलसन तो मारा भी गया। फिर हडसन ने बहादुर शाह प्रथम को, द्वितीय को, जफर को गिरफ्तार करवा लिया हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं के मकबरे में 10 मुगल लोगों की कब्र है, हुमायूं सहित 10 लोगों की कब्र है उसी में। उसी में छिपा बैठा था और हडसन ने गिरफ्तार करवा के और वो ले गया कलकत्ता और बजबज नामक बंदरगाह से उसको रंगून भेज दिया। अब रंगून में मर गया बहादुर शाह द्वितीय जफर। अब जब रंगून में मरा तो मेरा प्रश्न, किस मुगल बादशाह की कब्र रंगून में है? बहादुर शाह जफर की। ये अनेकों बार आया। जब वहाँ मरा, फिर वहाँ से यहाँ के वहीं पर उसको दफना दिया गया। इसी समय जो यूरोपियन कंपनीज हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, उनके बीच जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच जो संघर्ष होगा, उसमें अंतोगत्वा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि सब ईस्ट इंडिया कंपनी है, सब पश्चिमी देशों। एक बड़ी रोचक बात, जब हम ये कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, अंग्रेजों वाली, जबकि सब ईस्ट इंडिया कंपनी है, सब पश्चिमी देशों से यहाँ आई थी।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन चूंकि वो लंबे समय तक यहाँ पर उसने शासन किया, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्याय बन गई। ऐसे हमारे दिलो दिमाग में कोई चीज बस जाती है, एकदम से रच जाती है, बस जाती है। जैसे एक टाइम में एक डिटर्जेंट पाउडर था निरमा। अब थोड़ा सा, अब जैसे और आ गए, अब घड़ी आ गए, व्हील आ गया, और भी आ गए, तो उसका वर्चस्व, मोनोपोली, एकाधिकार खत्म हो गया। नहीं तो किसी भी व्यक्ति को अगर डिटर्जेंट पाउडर लेना होता था, भले निरमा ना लेना हो, जानते हो, जरा निरमा दे दीजिए, निरमा नहीं लेना है और कोई, तो तब भी कहता था। मतलब निरमा डिटर्जेंट पाउडर का पर्याय बन गया था। मतलब निरमा का मतलब डिटर्जेंट पाउडर। और दुकानदार भी समझता था, कहता था कौन वाला, वो कह रहा निरमा दे दो, तो कहता था कौन वाला, मतलब समझ रहा है कि और कोई डिटर्जेंट पाउडर मांग रहा है। जैसे एक वानस्पतिक तेल का भी इस तरह से एकाधिकार हो गया था, डालडा। किसी को कोई भी वानस्पतिक तेल लेना है तो कहता था डालडा दे दो। ऐसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये पूरा नाम है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। और क्या इसके अलावा और भी ब्रिटिश कंपनीज आई थी, उनकी भी चर्चा, बाद में कैसे उनका इसके साथ विलय हो गया और किसके टाइम में आई, ये विलियम तृतीय कौन था शासक वहाँ का, ये सब उस समय बातें। तो अब अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई और उसकी मोनोपोली यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई, तो इसीलिए हम उसका नाम समझते हैं। कैसे वो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी हो गई, ये पूरा का पूरा बंगाल पर अधिकार। बाद में फिर पहले अवध को उसने एक बफर स्टेट के रूप में बनाया, बाद में फिर आपको पता ही है कि अवध भी अंग्रेजी सत्ता में मिल गया। धीरे धीरे इस तरह से कैसे उसने अपना यहाँ पे वर्चस्व स्थापित किया। प्लासी का युद्ध जो भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव डालता है, और बक्सर का युद्ध जो प्रभुत्व पर मोहर लगाता है, अर्थात प्रभुत्व स्थापित करने पर मोहर लगाता है, ये बक्सर का युद्ध। तो इस तरह से इन युद्ध का परिणाम, फिर अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है, भू राजस्व प्रणाली, अभी भू राजस्व प्रणाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उनकी जो वेलेस्ली की जो सहायक संघ नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, विलय नीति, व्यक्तिगत नीति, कुछ भी कहें, और बाद में फिर 1857 की क्रांति, इसी सब का प्रतिफलन। और कैसे उस 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ, और फिर 1857 की क्रांति के बाद आईएनसी और उसके बिफोर कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुए, और फिर आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 भागों में बांट लेते हैं, 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947। पहला उदारवादी चरण, लिबरल फेज, उसमें केवल उदारवादी नेताओं का बोलबाल, मतलब के हिसाब से काम, 3P पर आधारित। फिर उग्र राष्ट्रीयता का युग, लालपाल बाल वाला। और फिर तीसरा गांधीयन इरा, गांधीवादी युग, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए, और फिर उसके बाद गांधी एक ऐसा वटवृक्ष था कि जैसे बरगद के पेड़ के नीचे घास भी नहीं उगने पाती, वैसे फिर गांधी युग शुरू हो जाता है। बात समझ पा रहे? और फिर हालांकि गांधी जी जब मई
1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तो उसके बाद 2 बार आए थे यहाँ, एक बीवी बच्चा को ले जाने के लिए और एक 1901 में ये कह कर आए थे कि अब जा रहे हैं, और फिर 1901 में पहली बार आईएनसी के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया और फिर कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताना, फिर दिक्कत हो गई, फिर उनको जाना पड़ा और फिर 1915 में ही आए। तो फिर गांधीवादी युग और इस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट, और फिर उसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो स्वतंत्रोत्तर भारत की क्या उपलब्धियां, ये सब बातें इतिहास विषय के अंदर अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा वो होगा, हम बात करेंगे कि सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो आज की इस क्लास में यहीं तक। आपने मुझे लगभग 4 घंटे तक, 4.25 घंटे तक झेला, इसके लिए धन्यवाद।